ओरिएंट वेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। खबरें विस्तार से देख लेते हैं और शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। दिल्ली से ये बड़ी खबर मिल रही है। दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ने वाली है। ये खबर उनके लिए बेहद जरूरी, क्योंकि ये खबर बढ़ाएगी मुश्किलें केजरीवाल की। केजरीवाल के सरकारी आवास को लेकर सियासत में जो सवाल उठते रहे हैं, उसको लेकर अब केजरीवाल घिरते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी संयोजक केजरीवाल के सरकारी आवास के नवीनीकरण की जांच 6 फ्लैग स्टाफ रोड बंगले की जांच के आदेश दे दिए गए हैं। यह बड़ी जानकारी मिल रही है। केंद्रीय विजिलेंस कमीशन ने जांच के आदेश दिए हैं। सीपीडब्ल्यूडी को केजरीवाल के बंगले की विस्तृत जांच के आदेश दिए गए हैं। बीजेपी विधायक विजेंद्र गुप्ता ने शिकायत की थी और चुनावों के पहले भी अरविंद केजरीवाल का यह बंगला लगातार सुर्खियों में बना हुआ था और बीजेपी इस बंगले पर, जिसको बीजेपी शीश महल कहती हुई आई है नजर, आरोप लगाती हुई नजर आई है और अब इसकी जांच के विस्तृत जांच के आदेश दे दिए गए हैं। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दीपक रावत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीपक, चुनावों में एक बड़ा मुद्दा रहा अरविंद केजरीवाल का ये मकान, ये बंगला, और अब इसकी होगी जांच। पूरी जानकारी दें। जी बिल्कुल, पूरे चुनाव के दौरान सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी ने जिसको बनाया वो यही था कि जो 6 फ्लैग स्टाफ रोड वाला जो बंगला था, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल रहा करते थे, हालांकि इस्तीफा देने के बाद उन्होंने छोड़ दिया था। इसको लेकर जो बीजेपी के विधायक हैं विजेंद्र गुप्ता और एलओपी भी हैं विधानसभा में, उन्होंने सीवीसी यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को एक चिट्ठी लिखी थी करीबन 14 अक्टूबर को, और उस दौरान उन्होंने शिकायत की थी कि इसके नवीनीकरण में कथित तौर पर भ्रष्टाचार हुआ है, काफ़ी सारी गड़बड़ियाँ हैं, अनियमितताएँ हैं, जिसकी जांच होनी चाहिए। सीवीसी ने उसके बाद 14 नवंबर को सीपीडब्ल्यूडी, क्योंकि ये पूरा सरकारी आवास है, सीपीडब्ल्यूडी के अंतर्गत आता है, तो 14 नवंबर को विजेंद्र गुप्ता की शिकायत पर सीपीडब्ल्यूडी से सीवीसी ने कहा कि आप इसकी एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार कीजिए। जिसके बाद सीपीडब्ल्यूडी ने एक फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट तैयार की, सीवीसी को सौंपी। सीवीसी ने उस फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट के आधार पर अब 13 फरवरी को विस्तृत जांच के आदेश दे दिए हैं, जो कि अपने आप में अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की मुसीबतें बढ़ा सकते हैं। यानी कि सीबीसी अब ये चाहता है सीपीडब्ल्यूडी से कि एक एक चीज़ की जांच की जाए कि कितना इसमें अनियमितताएं हुई हैं, क्या क्या खर्च हुआ है, क्या 2 बंगले, जिस तरीके से उनके आरोप थे कि 2 सरकारी बंगलों को मिलाकर एक बड़ा बंगला तैयार किया गया है, ज़मीन जो है उसको एक्वायर किया गया अलग से भी, उन तमाम चीज़ों की अब गहनता से जाँच के आदेश जो हैं सीबीसी ने दे दिए हैं। ठीक दीपक, आप नजर बना के रखिएगा इस पर, क्या प्रतिक्रियाएं आती हैं आम आदमी पार्टी की भी तरफ से, इस पर हमारी नजर रहेगी। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। इंडिया गॉट लेटेंट शो में विवादित कमेंट के मामले में रणवीर इलाहाबादिया की मुसीबतें अभी भी कम नहीं हुई हैं। असम और महाराष्ट्र में उसके खिलाफ मामला दर्ज है। ऐसे में पुलिस उसे लगातार खोज रही है। रणवीर को गिरफ्तारी का डर भी सता रहा है, लेकिन इस मामले में सबसे बड़ी खबर आ रही है इस वक्त सामने। अश्लील टिप्पणी कांड में बयान दर्ज कराने से बच रहा है रणवीर इलाहाबादिया। फोन बंद कर लापता है रणवीर। सूत्रों के हवाले से यह भी जानकारी कि रणवीर के वकील से भी मुंबई पुलिस का संपर्क नहीं हो पा रहा है। समन के बावजूद अब तक खार पुलिस स्टेशन रणवीर इलाहाबादिया नहीं पहुंचा है। मुंबई पुलिस ने बयान दर्ज कराने को लेकर समन दिया था, लेकिन इस वक्त रणवीर इलाहाबादिया कहां है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उसका फोन भी बंद आ रहा है। जो उसका घर है उस पर भी ताला डला हुआ है। इसके अलावा पुलिस उसके वकील को भी नहीं खोज पा रही है, उस तक भी संपर्क नहीं बना पा रही है। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में रणवीर इलाहाबादिया शामिल हुआ था, जिसके बाद विवादित टिप्पणी को लेकर रणवीर इलाहाबादिया से पूछताछ मुंबई पुलिस करना चाहती है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सूरज, फोन बंद है रणवीर इलाहाबादिया का, कहां है ये नहीं मालूम, और यहां तक कि उसका वकील से भी संपर्क करने में नाकाम इस वक्त मुंबई पुलिस। पूरी जानकारी।
जी बिल्कुल, देखिए रणवीर इलाहाबादिया के ही उस विवादित बयान के बाद से ये मामला तूल पकड़ता चला गया और 2 जगह पर एफआईआर दर्ज तक हो चुकी है। खार पुलिस इस मामले की जांच कर रही है और इसी संदर्भ में खार पुलिस ने रणवीर इलाहाबादिया को दूसरा समन्स भी भेजा और उसका इंतजार करते रहे कि वो आएंगे, उनका बयान दर्ज कराएंगे। लेकिन कल जो अधिकारी है वो बता रहे थे कि रणवीर इलाहाबादिया अब नॉट रीचेबल है, वो कहाँ है किसी को पता नहीं, उनके वकील से भी संपर्क नहीं हो पा रहा है ताकि वो मैसेज उन्हें दे पाए। आज भी वरिष्ठों से बात हुई, वरिष्ठ अधिकारियों से बात हुई, तो जो कल तक जो सिचुएशन थी वो आज भी वही सिचुएशन है। पुलिस ने यहाँ तक ये भी कह दिया कि उन्हें अपना बयान दर्ज कराना ही पड़ेगा और अगर बयान दर्ज नहीं कराते तो आगे लीगल कार्रवाई भी उन पर की जा सकती है, पुलिस और भी सख्त हो सकती है। तो मुंबई पुलिस लगातार टफ एक्शन मोड में दिखाई देती नजर आ रही है। जी बिल्कुल सूरज, यहाँ पर पुलिस पहले ही 5 से 6 लोगों के बयान दर्ज कर चुकी है और उसी के माध्यम से अब जो यहाँ रणवीर इलाहाबादिया है उससे पूछताछ करना चाहती ताकि इस केस को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन इसके पहले रणवीर इलाहाबादिया ने खुद ही याचिका लगाने की बात सामने आती है और अब वो खुद ही गायब हो जाता है। समय रैना की अगर हम बात करें तो समय रैना ने पहले कह दिया है कि वो जांच में सहयोग करेगा। इसमें ये बहुत ज़रूरी है कि ये जितने भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो इस मामले में हैं वो जांच में सहयोग करें ताकि मामला आगे बढ़ सके। सूरज जी बिल्कुल, देखिए जांच में सहयोग करना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको बता दूं कि BNSS की जो धारा है 173 ब्रैकेट में 3 ब्रैकेट में 1, इसके मुताबिक खार पुलिस को 14 दिन का समय है और इसी 14 दिन के भीतर उन्हें इस मामले की इंक्वायरी करनी है, उसकी रिपोर्ट बनानी है और आगे अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस दाखिल करके आगे की जाँच को बढ़ानी है। ऐसे में समय रैना ने 17 मार्च तक का समय मांगा है। उनका कहना है कि 17 मार्च तक वो इंडिया में नहीं रहेंगे, तो ऐसे में 14 दिन से ज़्यादा का पीरियड यहाँ पर चला जा रहा है। इसी वजह से मुंबई पुलिस उन्हें समय नहीं दे रही है। लगातार उनके एडवोकेट के माध्यम से उन्हें मैसेज दिया जा रहा है कि आपको आपका बयान दर्ज कराना पड़ेगा ताकि हम मामले की जांच को आगे बढ़ा सके। वहीं पर अगर बात की रणवीर इलाहाबादिया का, तो देश भर में अलग अलग जगह पर मामले दर्ज हैं, जिसमें असम पुलिस ने भी मामला दर्ज किया है, महाराष्ट्र साइबर ने भी दर्ज किया है। असम पुलिस ने समन्स इशू किए हैं और उनका कहना है कि आप असम में आकर अपना बयान दर्ज कराइए और इसी सब के चलते इन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है कि सारी जो एफआईआर हैं, क्योंकि उसका कॉन्टेक्स्ट एक ही है, तो सारी एफआईआर को एक जगह पर ट्रांसफ़र किया जाए ताकि जांच के लिए सिर्फ एक ही जगह जाना पड़े। नहीं तो हर एजेंसी के सामने उन्हें अलग अलग समय पर मौजूद रहना पड़ेगा, जो कई बार फिजिकली संभव नहीं हो पाता और इसी के चलते उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया है। आपको एक और बड़ा डेवलपमेंट इसमें यह बता देते हैं कि मुंबई पुलिस ने उस विवादित जो एपिसोड है उसका रॉ फुटेज जब्त कर लिया है। ये अभी की फिलहाल सबसे बड़ी खबर है कि जिस विवादित बयान का जो एपिसोड सुर्खियों में था, जिसके बाद ये पूरा मामला लीगल एक्शन के रूप में कन्वर्ट होता नजर आया, एजेंसियां इस पर लोग इस पर रिएक्शन देने लगे, एजेंसियों ने एफआईआर दाखिल करनी शुरू कर दी। उसी विवादित शो का जो रॉ फुटेज था वो अब एजेंसियों ने खार पुलिस ने अपने ताबे में ले लिया है, कब्जे में ले लिया है, उसे एनालाइज किया जा रहा है और आगे लीगल एक्शन क्या लिया जा सकता है इस पर विचार किया जा रहा है। जी, ये बड़ी जानकारी आप देख रहे हैं सूरज। एक बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है कि जो रॉ फुटेज है इस पूरे कंट्रोवर्शियल एपिसोड का, वो फुटेज खार पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है और उसके माध्यम से अब जो आगे की कार्रवाई है उसको बढ़ाया जाएगा। आप बने रहिएगा हमारे साथ। एक और बड़ी खबर यहाँ मिल रही है, अश्लील टिप्पणी कांड पर अभिनेता रघुराम का बड़ा बयान सामने आया है। समय रैना को अब शब्दों को एडिट करना चाहिए था, ये रघुराम का कहना है। शो को पब्लिश करने से पहले एडिट करना चाहिए था। इंडियाज गॉट लेटेंट शो में बतौर जज शामिल हुए थे रघुराम और महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने रघुराम ने अपना बयान भी दर्ज कराया है। महाराष्ट्र साइबर पुलिस सभी 18 एपिसोड्स की जांच कर रही है। हालांकि समय रैना ने अपने चैनल से इन तमाम एपिसोड्स को डिलीट कर दिया है, हटा दिया है, लेकिन इन एपिसोड्स में कई बार ऐसे विवादित टिप्पणियां की गई हैं, अश्लील कमेंट्स किए गए हैं, जिनकी जांच अब लगातार पुलिस कर रही है। और वो कंट्रोवर्शियल एपिसोड जिसकी वजह से रणवीर इलाहाबादिया, समय रैना और दूसरे जो पैनलिस्ट हैं वो इस वक्त जांच की घेरे में हैं, वो रॉ फुटेज भी पुलिस अपने कब्जे में ले चुकी है, उसकी भी जांच अब की जा रही है। तो इंडियाज गॉट लेटेंट मामले में रघुराम सहित 2 और लोगों ने बयान अपने दर्ज करवा लिए हैं। शो के एक एपिसोड में बतौर जज शामिल हुए थे रघुराम। उन्होंने महाराष्ट्र साइबर पुलिस के सामने बयान दर्ज कराया। तो मैं विवादित शो के वीडियो एडिटर प्रथम सागर, उन्होंने खार पुलिस स्टेशन में अपना बयान दर्ज कराया। लेकिन इस वक्त पुलिस को सबसे ज्यादा इंतजार किसी का है तो वो रणवीर इलाहाबादिया का इंतजार हो रहा है।
फोन उसका बंद है, वो लापता है। अभी रणवीर ने महाराष्ट्र पुलिस से पहले ये अनुरोध किया था कि उनका बयान उनके घर पर दर्ज किया जाए, लेकिन इससे खार पुलिस स्टेशन के अधिकारियों ने मना कर दिया था। उन्हें पुलिस स्टेशन ही बुलाया गया था, लेकिन अब तक रणवीर इलाहाबादिया स्टेशन नहीं पहुंचा है, बयान नहीं दर्ज करवा पाया है। और इस वक्त कहां पर है रणवीर इलाहाबादिया, ये भी जानकारी नहीं है। अपना फोन बंद करके कहां गया है रणवीर इलाहाबादिया, ये बड़ा सवाल है। तो वहीं देखिए, रणवीर इलाहाबादिया पर बोले बीजेपी नेता राम कदम ने बयान दिया है और कहा है कि ये व्यक्ति मुंह पर कालिख पोतने लायक है। महाराष्ट्र संतों की भूमि, हम ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेंगे, कहना है राम कदम का। ऐसे लोगों को जेल में डालेंगे, इनको सबक मिलेगा। क्या ऐसे लोगों को YouTube से पैसा मिलना कम हो गया था कि अब ये माता पिता के बारे में ऐसी घटिया बातें कर रहे हैं? इतने घिनौने शब्दों का, इतने घिनौने विचारों का प्रदर्शन करने वाला व्यक्ति विशेष, इसके मुंह को कालिम पोंछने लायक ये व्यक्ति है। केवल सुर्खियों में आने के लिए करोगे आप? क्या YouTube से मिलने वाले पैसे कम थे, इस कारण उसने ऐसा किया? महाराष्ट्र ये संतों की भूमि है। इस भूमि पर इस प्रकार की विचारधारा को कोई स्थान नहीं है। हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। ऐसे शख्स जेल के सलाखों के पीछे होंगे। इस खबर पर जो भी अपडेट होगा हम आप तक पहुंचाएंगे। फिलहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक विवाद में इस वक्त की सबसे बड़ी खबर मिल रही है। पूर्व जनरल मैनेजर पर 122 करोड़ के गबन का आरोप है। आरोपी पूर्व जनरल मैनेजर का नाम हितेश प्रवीणचंद मेहता है। जब गबन हुआ तब दादर गोरेगांव ब्रांच का जनरल मैनेजर था ये आरोपी। पुलिस ने इस पूरे मामले में शिकायत भी दर्ज कर ली है। पुलिस की EOW ये पूरी जांच को आगे बढ़ा रही है और आपको बता दें कि इसमें खाता धारकों को काफी परेशानी हो रही है। न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर RBI ने बैन लगा दिया, जिसके बाद से खाता धारक परेशान है। तो अब EOW की जांच लगातार आगे बढ़ रही है। इस बीच पूर्व जनरल मैनेजर पर 122 करोड़ के गबन का आरोप है। आरोपी पूर्व जनरल मैनेजर का नाम हितेश प्रवीणचंद मेहता है। जब गबन हुआ तब वो दादर गोरेगांव ब्रांच का ही जनरल मैनेजर था। पुलिस ने अब इस पूरे मामले में शिकायत दर्ज कर ली है और जांच आगे बढ़ा दी है। सूरज ओझा हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सूरज, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक पर बैन के बाद खाता धारक परेशान है, लेकिन अब पुलिस की यही कोशिश है कि जिस प्रकार से यहां पर अनियमितताएं हुई हैं उसकी जांच हो और कार्रवाई हो, ताकि ये बैंक एक बार फिर से कुछ महीनों के बाद रिवाइव हो सके। प्राथमिकता यही है। सूरज जी बिल्कुल, देखिए तमाम जो खाता धारक हैं उन्हें लगातार कल से समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। हमने देखा बैंक के बाहर कितनी भीड़ मौजूद थी। जो शिकायतकर्ता है उस शिकायतकर्ता के मुताबिक साल 2020 से लेकर 2025 के बीच में ये पूरा स्कैम हुआ है और ये स्कैम 122 करोड़ रुपए का है। और उसकी शिकायत के आधार पर जो महाप्रबंधक हैं, पूर्व महाप्रबंधक, उनके खिलाफ मुंबई के दादर पुलिस स्टेशन में BNS की संबंधित धाराओं के तहत FIR दर्ज कर ली गई है। ये मामला अब EOW को ट्रांसफर किया गया है। मैं आपको बता दूं कि कल ABP ने सबसे पहले खबर बताई थी कि EOW कैसे एक्शन मोड में आ चुकी है। EOW ने बीती रात ही लोगों के बयान दर्ज करना शुरू कर दिए थे। उन्हें शिकायत मिली थी, उस शिकायत के आधार पर अब दादर पुलिस ने एक FIR दर्ज कर ली है। मैं आपको बता दूं जो BNSS की धारा है, BNS की धारा है 316(5) और 61(2), इसके तहत ये FIR दर्ज की गई है। अब आगे की जांच जो है वो EOW करेगी। इस मामले में अब जो बैंक स्टेटमेंट्स हैं, जो आरोप लगाए गए हैं, उसे देखते हुए इस मामले की जांच को आगे बढ़ाई जा रही है। जी बिल्कुल सूरज, क्योंकि अब बैन है, ऐसे में खाता धारकों को आज ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या बता सकते हैं कि अब उन खाता धारकों का क्या कुछ कहना है और क्या RBI की तरफ से कुछ कहा गया है कि कैसे वो अपने पैसों का इस्तेमाल ऑनलाइन कर सकते हैं, या फिर कोई गाइडलाइंस अभी तक जारी करने की बात सामने आ रही है? क्योंकि किसी को EMI भरनी है तो किसी को स्कूल की फीस, कॉलेज की फीस भरनी है। काफी परेशान है इस वक्त वहां के कस्टमर्स। जी बिल्कुल, देखिए RBI ने हर एक बैंक ब्रांच के बाहर एक बड़ा सा पोस्टर लगाया है। उसमें ये कहा है कि 5 लाख तक आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन लॉकर में आप जितना भी आपका अगर कोई वैल्यूएबल्स है उसको आप ऐसे ही ले जा सकते हैं, उसकी लिमिट नहीं रखी गई है। लेकिन अकाउंट से आप 5 लाख तक निकाल सकते हैं और ये 90 दिन का ये पीरियड दिया गया है कि 90 दिन तक ये चीज़ें चलेंगी। उसके बाद
चीज़ें सामान्य हो सकती है। लेकिन इसी बीच अगर 122 करोड़ का ये घोटाला सामने आ रहा है और उसके पीछे पूर्व महाप्रबंधक का नाम भी सामने आ रहा है, तो ऐसे में अब खाता धारकों की मुसीबत बढ़ेगी या फिर उन्हें रिलीफ मिलेगा, ये तो देखने जैसा होगा। लेकिन आरबीआई ने फिलहाल जो आश्वस्त किया है खाता धारकों को, वो 90 दिन का पीरियड दिया है। ठीक सूरज, आप नजर बना के रखिएगा। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब अगली खबर अमृतसर से, जहां आज रात अमेरिका से एक और विमान लैंड करने वाला है। प्रवासी भारतीयों को लेकर आज रात एक और विमान अमृतसर में लैंड करेगा। आज अमेरिका से वापस लौटेंगे 119 भारतीय। आज अमृतसर एयरपोर्ट पर लैंड करेगा ये विमान। अमृतसर में रात 10:05 पर लैंडिंग होने वाली है और इससे पहले 104 भारतीयों की वतन वापसी हुई थी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जो अवैध रूप से अमेरिका में भारतीय रह रहे हैं उनको डिपोर्ट करने का जो कार्य है वो इस वक्त चल रहा है। ऐसे में अमृतसर से ये बड़ी जानकारी, आज रात यहां पर अमेरिका का एक विमान लैंड करेगा प्रवासी भारतीयों को लेकर। आज रात एक और विमान अमृतसर में लैंड करेगा। हालांकि अमृतसर में लैंडिंग को लेकर भी कई सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री भगवंत मान ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि आज 119 भारतीय वापस वतन लौटेंगे। तो अवैध प्रवासियों का विमान अमृतसर आने पर सियासत भी लगातार हो रही है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का दावा है, पंजाब को बदनाम करने के लिए अमृतसर उतारा जा रहा है विमान। केंद्र सरकार पंजाब को बदनाम करने का काम कर रही है, भगवंत मान ने ऐसा कहा है। सवाल भी खड़े किए हैं कि सिर्फ अमृतसर को ही क्यों चुना गया और किस आधार पर चुना गया है। पंजाब में फिर उतरा एक और जहाज, लगे पंजाबी हैं बस जो गैर कानूनी तौर पे जाते हैं। अगर गिनती के हिसाब से करने हैं भाई साहब, अब कह रहे हैं 119 में से 67 हमारे हैं पंजाब के, तो इसलिए अमृतसर। तो फिर पहले वाला अहमदाबाद क्यों नहीं उतरा? तो पहले 33 उनके थे, हरियाणा के थे 33। अंबाला क्यों नहीं उतरा? रफाल को तो अंबाला उतारते हैं, फ्रांस से जब रफाल आता है उसको तो अंबाला में उतारते हो भाई साहब। हमको बच्चे समझते हो क्या? हमें पता नहीं कि बदनाम करने की कोशिश कर रहे हो। पंजाबियों को, पंजाब को बदनाम करने की साजिश बीजेपी की है और हमेशा रहती है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सचिन कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। सचिन, अमेरिका का विमान लैंड करेगा लेकिन सियासत टेक ऑफ लगातार कर रही है इसी मुद्दे को लेकर। जी बिल्कुल, आज दूसरी फ्लाइट जो है वो लैंड करेगी अमृतसर। 119 भारतीय हैं जिनको डिपोर्ट किया गया है, उनमें से 67 जो हैं वो पंजाब के हैं। पर सियासत जो है इस मुद्दे पे बड़ी तेज़ हो रही है। इसमें 3 मुद्दे जो हैं वो निकल के आ रहे हैं। एक तो है कि अमृतसर एयरपोर्ट ही क्यों चुना गया, जिसको लेकर पंजाब में आम आदमी पार्टी और मेन अपोजिशन कांग्रेस जो है वो दोनों सेम पेज पे नजर आ रहे हैं और पूछ रहे हैं कि आखिरकार अमृतसर एयरपोर्ट को ही क्यों चुना गया है लैंडिंग के लिए। क्या दूसरे जो एयरपोर्ट्स हैं उन पे ये जहाज जो है लैंड नहीं कर सकता? वहाँ के दूसरे स्टेट्स के भी जो लोग हैं उनको डिपोर्ट जो है वो किया जा रहा है। पर बीजेपी के पास भी इसका काउंटर है, क्योंकि इसमें बीजेपी के लीडर से अगर बात करें तो वो कहते हैं कि इसमें मैक्सिमम पंजाब के लोग हैं, इसलिए उनकी सहूलियत के लिए वो घर पहुँचे, इसलिए पंजाब में इसको लैंड कराया जा रहा है। पर चीफ मिनिस्टर ने यह भी पूछा है कि फर्स्ट फ्लाइट जो थी वो फिर पंजाब में क्यों लैंड कराई गई, उसमें तो गुजरात के भी ज़्यादा लोग थे, वहाँ क्यों नहीं लैंड कराई गई। और दूसरा इशू जो है निकल के आ रहा है वो है जो पिछली बार तस्वीरें आई थी कि हैंडकफ जो लोग लाए गए थे, डिपोर्टीज जो हैं। अब बड़ा मसला ये है कि ये जो आज फ्लाइट लैंड होगी इसमें जो है जो डिपोर्टीज हैं वो किस हालत में आते हैं भारत, ये देखने लायक होगा। क्या वो हैंडकफ होंगे या नहीं होंगे, ये जो है बड़ा मुद्दा जो है आज देखने लायक होगा कि वो किस हालात में जो है उन डिपोर्टीज को जो है आज जो है भारत लाया जाएगा। क्या वो हैंडकफ होंगे? अगर वो हैंडकफ होते हैं तो ये एक जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए और केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी मुसीबत होगी। पर अगर वो हैंडकफ नहीं होते हैं तो ये एक डिप्लोमेटिक जीत होगी भारत के लिए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का अमेरिका का दौरा भी अभी हुआ है। और थर्ड है जो इकोसिस्टम की बात जो है प्रधानमंत्री ने की है कि ये जो इकोसिस्टम है इसको डेमोलिश करने की जरूरत है। आखिरकार ये अवैध रूप से किस तरीके से अमेरिका पहुंच रहे हैं, जो ट्रैवल एजेंट्स हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, कौन कौन से वो लोग हैं जो असल में मदद कर रहे हैं कि ये इलीगली जो है अमेरिका में एंटर कर रहे हैं। तो वो जो इकोसिस्टम है उसको डेमोलिश करने की जो है चैलेंज जो है वो बहुत बड़ा है। पंजाब है, हरियाणा है, बाकी स्टेट्स जो हैं वहाँ से जो लोग जा रहे हैं
कौन कौन से लोग हैं, कैसे ये लोग ट्रैप में आते हैं, कैसे इन लोगों को जो है बरगलाया जाता है कि आप लोगों को अमेरिका पहुंचाया जाएगा। 50-60 लाख रुपए का ये लोग इंतजाम करते हैं, जमीनें बेचते हैं, अपने तमाम गहने जमीनें गिरवी रख के ये लोग तमाम जाते हैं। सवाल हैं और जांच होगी तो इन सवालों के जवाब भी मिलेंगे, ऐसी उम्मीद है। बाकी आप नजर बना के रखिएगा। सचिन, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और आगे बढ़ते हुए आइए अब बात कर लेते हैं प्रयागराज महाकुंभ की। और देखिए, आज महाकुंभ का 34वां दिन है, लेकिन श्रद्धालुओं के उत्साह में अभी भी कोई भी कमी नजर नहीं आ रही है। कल ही संगम में आस्था की डुबकी का नया रिकॉर्ड बना है, जहां डुबकी लगाने वालों का आंकड़ा 50 करोड़ को पार कर चुका है। साथ ही महाकुंभ में रिकॉर्ड बना है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी ये रिकॉर्ड दर्ज हो गया है। कयास इस बात के लग रहे हैं कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने के लिए जल्द महाकुंभ पहुंच सकते हैं, प्रयागराज जा सकते हैं। तो वहीं बिहार में महाकुंभ में पहुंचने का जो क्रेज है फिर परेशान करता हुआ दिख रहा है। सासाराम रेलवे स्टेशन की बात करें तो यहाँ पर ट्रेन की खिड़की के अंदर, वहां से घुसते हुए ट्रेन में अंदर नजर आ रहे थे लोग। बक्सर से महाकुंभ पहुंचने के लिए तमाम लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं और सफर करते हुए आ रहे हैं नजर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, 6 तस्वीरें आपके सामने। अगर आप महाकुंभ जाना चाहते हैं तो आपके लिए एक जरूरी सूचना है कि वीकेंड पर आप महाकुंभ में जाने से थोड़ा सा बचें, क्योंकि जिस तरह से यहाँ पर भारी भीड़ है उसको देखते हुए महाकुंभ क्षेत्र में आज और कल यानी 15 और 16 फरवरी को नो व्हीकल जोन है। तो इसको ध्यान में रखते ही आप महाकुंभ अगर जा रहे हैं तो इन बातों का ध्यान रखें। मतलब आज और कल मेला क्षेत्र में कोई भी गाड़ी एंट्री नहीं कर पाएगी। इस दौरान तमाम पास भी मान्य नहीं होंगे। ट्रैफिक को देखते हुए गाड़ियों को उचित पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। ऐसे में अगर आप आज और कल महाकुंभ जाने का प्लान कर रहे हैं तो ये जानकारी आपके लिए बेहद अहम हो जाती है। और आइए आपको सीधा प्रयागराज हम लिए चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता अवधेश मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अवधेश, आज 34वां दिन है, श्रद्धालुओं में उत्साह की कोई कमी नहीं है और साथ ही जैसे जैसे दिन आगे बढ़ते जा रहे हैं एक वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनता जा रहा है, श्रद्धालुओं की संख्या भी बढ़ती जा रही है। क्या अपडेट और दर्शकों को बताएं, अगर वो महाकुंभ जाना चाहते तो किन बातों का खास ध्यान रखें, तस्वीरों के साथ बताएं। बिल्कुल, तस्वीरें आश्चर्य से भर देने वाली हैं, क्योंकि बात फिर निर्जन हो जाया करता था, लेकिन आज की तस्वीर देखिए। ये जो बांध का क्षेत्र है, आप देखिए, जहां तक आपकी निगाहें जाएंगी सड़क है, पगडंडियां हैं, पूरी लोगों से, श्रद्धालुओं से भरी हुई हैं। और ये प्रयागराज वालों के लिए बड़ी आश्चर्यजनक तस्वीरें हैं, क्योंकि प्रयागराज के लोग बसंत पंचमी के बाद अपना आरक्षित समय मानते थे कि अब भीड़ खत्म हो गई, हम आराम से स्नान करेंगे, लेकिन ये भीड़ है। और दूसरी बात जो आपने पूछी कि जो लोग आ रहे हैं प्रयागराज में वो किन नियमों का ख्याल रखें, तो शनिवार और रविवार अगर आप आ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि नो व्हीकल जोन होता है। जो बाहर की जिले की गाड़ियां, उनको प्रयागराज क्षेत्र में, कुंभ क्षेत्र में एंट्री नहीं मिलती है। पार्किंग में गाड़ियां खड़ी करनी पड़ेंगी और चलना भी पड़ेगा। ये बात ध्यान रखने की जरूरत है। इसके अलावा ध्यान रखने की जरूरत यह है कि सोमवार से लेकर शुक्रवार तक का समय भीड़ के लिहाज से थोड़ा सा सामान्य होता है, लेकिन शनिवार रविवार यही भीड़ रहेगी। और ये जो भीड़ है लगातार बढ़ रही है। और अब मैं यह भी बता दूं कि ये जो भीड़ है बसंत पंचमी के दिन जो भीड़ हमने देखी थी वो बीते 3-4 दिनों से रोज मिल रही है। तो ये क्रम लगातार बढ़ रहा है और माना जा रहा है कि आज भी आंकड़ा 1 करोड़ के पार जा सकता है। ठीक अवधेश, बहुत जरूरी जानकारी आपने साझा की दर्शकों के साथ जो महाकुंभ जाना चाहते हैं। इन बातों का खास तौर से ध्यान रखें। बहुत शुक्रिया अवधेश तमाम जानकारी के लिए। आइए खबरों में आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली से यह बड़ी जानकारी, जहां पर मुख्यमंत्री पद की रेस से जुड़ी हुई अब तक की सबसे बड़ी खबर। एबीपी न्यूज के पास सीएम चेहरे से जुड़ी पुख्ता जानकारी है। दिल्ली में सीएम पद की रेस में इस वक्त 3 नाम हैं। सबसे आगे मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता, जितेंद्र महाजन। ये 3 नाम एक बार फिर आपको बताते हैं। मनजिंदर सिंह सिरसा, रेखा गुप्ता और जितेंद्र महाजन के नाम पर लगातार चर्चा चल रही है। इन्हीं 3 नामों में से दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री चुना जा सकता है। ये बहुत बड़ी खबर। आपको बता दें कि 8 तारीख को नतीजे आ चुके हैं, लेकिन इंतजार यही किया जा रहा है कि आखिर दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। बीजेपी की सरकार ने वापसी की है, लेकिन मुख्यमंत्री के नाम पर सस्पेंस अभी तक बरकरार है। 3 ये नाम जो कि रेस में आगे चल रहे हैं। दिल्ली के सीएम पद की रेस में शालीमार बाग से बीजेपी की विधायक रेखा गुप्ता का नाम शामिल है। रेखा गुप्ता से बात की एबीपी न्यूज संवाददाता वरुण जैन ने। सुनिए। गुप्ता जी खुद हमारे साथ मौजूद हैं। रेखा जी, आपका नाम भी सबसे ऊपर आ रहा है, कौन बनेगा मुख्यमंत्री? देखो, ये जो निर्णय है ये हमारी
संगठन के शीर्ष नेतृत्व का है। भारतीय जनता पार्टी वो संगठन है जिसके पास दिल्ली में एक से एक बढ़कर के हीरे हैं। इतने एक्सपीरियंस, इतने सुलझे हुए, जिनको काम का एक्सपीरियंस है और अपने आप में जो बहुत ही जुझारू नेता हैं। तो मुझे लगता है कि शीर्ष नेतृत्व के पास इतनी अच्छी चॉइसेस हैं, कई बार के विधायक उपलब्ध हैं, तो बहुत सुंदर निर्णय आने वाला है। और दिल्ली का मुख्यमंत्री की जिम्मेवारी आदरणीय मोदी जी जिसको भी देंगे, हम सब लोग उनके साथ टीम बन के काम करेंगे और दिल्ली के लिए जो सपना मोदी जी ने देखा है उसे पूरा करेंगे। ये तो राजनीतिक बयान हो गया, लेकिन मन क्या चाहता है कि हाँ मैं बनूं मुख्यमंत्री? एक ही मन चाहता है कि दिल्ली आगे बढ़नी चाहिए। दिल्ली के लोग जिस अधिकार के अधिकारी हैं वो उनको मिलना चाहिए। और मुझे जनता ने इतना स्नेह दिया, 30,000 की जीत, मैं संतुष्ट हूँ। मैं अपनी क्षेत्र की सेवा करना चाहती हूँ और मुझे पूरी तरीके से अपने संगठन में विश्वास है। उन्होंने मेरे जिम्मे जो काम लगाया है मैं उससे पूर्ण करूँगी। बहुत महत्वपूर्ण बातें कही हैं। संगठन पर विश्वास है, 30,000 वोटों से भी जनता ने जिताया है, महिला चेहरा भी है, मतलब इशारा कहीं आपका अपनी तरफ है? आप इशारा कहीं भी ले जाएं, पर सारे इशारे घूम के पार्टी नेतृत्व पे आते हैं और मैं टीम मोदी हूँ। मुझे जहाँ पार्टी खड़ा करेगी मैं उस नाते से काम करूँगी। दिल्ली शालीमार बाग में कई लोगों से बात की है, एक सुर में सबने एक ही नाम लिया, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता, रेखा गुप्ता। अब शालीमार बाग के लोग तो कहेंगे ये दिल्ली के लोग क्या चाहते हैं? दिल्ली के लोग वो चाहते हैं जो मोदी जी निर्णय करें। दिल्ली की जनता को बेहद विश्वास है भारतीय जनता पार्टी में, इसीलिए तो भरपूर जीत, ऐतिहासिक जीत उन्होंने दी है। हमारा निर्णय एक ही है, दिल्ली को सक्षम मुख्यमंत्री मिले और वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी तय करेंगे और हम सब टीम मोदी, टीम भाजपा मिल करके काम करने वाले हैं। पार्टी को भरपूर विश्वास है। आखिरी सवाल है मेरा, आपको अपने ऊपर विश्वास है? आप मुख्यमंत्री बनेंगी, संभालेंगी? बहुत बढ़िया। मैंने ऐसा कोई विश्वास अपने अंदर नहीं पाल रखा। मैं पार्टी की कार्यकर्ता हूँ और मुझे क्षेत्र के प्रति मेरी जो जिम्मेदारी है, मेरी प्रथम जिम्मेदारी वही है। और हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। दिल्ली में देखिए सीएम पद को लेकर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन इन 3 नामों की लगातार चर्चा हो रही है। बलराम पांडे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बलराम, रेखा गुप्ता को आपने सुना, कह रही हैं कि बहुत सुंदर निर्णय आएगा, लेकिन ऐसा लग रहा है कि चौंका देने वाला निर्णय भी सामने आ सकता है। लेकिन जो ये 3 नाम सामने आए हैं, ये रेस में आगे चल रहे हैं, क्या कयास है, क्या कुछ कहा जा रहा है इस वक्त? बलराम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से दिल्ली सीएम चेहरे को लेकर के अटकलें लगाई जा रही हैं कि आखिरकार दिल्ली का मुख्यमंत्री कौन होगा, तो आपको बता दें कि दिल्ली में जो 3 विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के, उनके नामों पर चर्चा हो रही है। पहला नाम है मजिंदर सिंह सिरसा, दूसरा नाम है जितेंद्र महाजन और तीसरा नाम है रेखा गुप्ता। इन तीनों नामों पर चर्चा शीर्ष नेतृत्व कर रहा है और माना जा रहा है कि जल्द ही मुख्यमंत्री चेहरे पर फैसला शीर्ष नेतृत्व ले लेगा और जो पर्यवेक्षक है वो भी आज और कल के बीच में नियुक्त कर दिया जाएगा, जिसके बाद विधायक दल की बैठक होगी और उस बैठक में सीएम चेहरे का ऐलान किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से आप देख रही हैं कि 2027 में पंजाब के अंदर चुनाव है, 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव है और हाल ही में इसी साल बिहार में चुनाव है, तो जिन राज्यों में चुनाव होने हैं 1-2 सालों में, उनके भी समीकरण को ध्यान में रखा जा रहा है और साथ ही जो क्षेत्रीय जातीय समीकरण है उसको भी पार्टी ध्यान में रख रही है। और यही वजह है कि चाहे वो मजिंदर सिंह सिरसा हो, पंजाब को देखते हुए उनका नाम सबसे आगे चल रहा है और साथ ही जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने शानदार जीत दर्ज की है और तीसरी बार सरकार बनाई है, तो उसको लेकर के हरियाणा से भी सिरसा आते हैं। तो तमाम ऐसे पहलू हैं जिनको लेकर के जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है वो चिंतन और मंथन कर रहा है कि सीएम चेहरा कौन हो। दूसरा नाम आता है जितेंद्र महाजन। जितेंद्र महाजन भी एक आम आदमी की तरह रहते हैं और जिस तरीके से कई बार के वो विधायक हैं और उन्होंने जिस तरीके से अपनी कार्यशैली दिखाई है सदन के अंदर, उसको लेकर के उनकी भी जो चर्चा है वो काफी तेज हो रही है। और तीसरा नाम है, अगर माना जा रहा है कि महिला नेतृत्व दिया जाता है दिल्ली के अंदर, तो रेखा गुप्ता का नाम सबसे ऊपर है और यही वजह है कि उनके नाम को लेकर के भी चर्चा हो रही है। और जिस तरीके से हमारे सहयोगी ने उनसे बात की और आपने देखा कि उन्होंने कहा कि पहला हमारा जो कर्तव्य है वो दिल्ली की जनता को बेहतर काम करके दिखाना है। तो यानी कुल मिला के जो भी विधायक
इस बार दिल्ली की जनता ने चुन करके सदन के अंदर भेजा है, उनकी पहली प्राथमिकता है खासतौर से बीजेपी के विधायकों की कि जो मोदी जी ने दिल्ली की जनता को गारंटी दी है उन गारंटियों को पूरा किया जाए और तय समय पर पूरा किया जाए। क्योंकि आपने देखा होगा कि पिछले 10 सालों में जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काम किया और जो भी शिलान्यास किया है, तो उसके उद्घाटन की तिथि पहले उन्होंने बता दी कि ये काम इतने समय में पूरा होना चाहिए। तो यानी तय समय सीमा में जो भी वादे दिल्ली की जनता से किए गए हैं उनको पूरा करना है और इसीलिए बहुत सोच समझकर सीएम चेहरे पर निर्णय भारतीय जनता पार्टी ले रही है, क्योंकि 27 साल का वनवास काट करके आई है। तो ऐसे में कोई गलती नहीं होनी चाहिए, कोई चूक नहीं होनी चाहिए जिससे दिल्ली की जनता नाराज हो। और दिल्ली की जनता ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास जताया है और एक प्रचंड बहुमत से उसे सदन के अंदर भेजने का काम किया है, तो कहीं ना कहीं ये जरूर सवाल शीर्ष नेतृत्व के सामने भी है कि एक मजबूत चेहरा दिया जाए। और इसी वजह से हर एक कदम देख परख कर ही भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वापस आ चुके हैं विदेश दौरे से, तो ऐसे में हलचल तेज है। जल्द ही दिल्ली को नया मुख्यमंत्री बनेगा। बलराम पांडे, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली के मुख्य सचिव ने विभागों को जारी किया है नोटिस। दिल्ली सरकार के अधीन आने वाले विभागों को ये नोटिस जारी किया गया है। मुख्य सचिव ने गैर सरकारी कर्मचारियों की लिस्ट बनाने को कहा है। केजरीवाल सरकार ने गैर सरकारी कर्मियों की बड़ी संख्या में नियुक्ति की थी। सरकारी विभागों में गैर सरकारी कर्मचारियों की नियुक्ति की गई थी। नई सरकार बनते ही गैर सरकारी कर्मियों को हटाया भी जा सकता है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी जानकारी मिल रही है। दुनिया बदल रही है और ये भारत के लिए ला रही है इन्फिनिट अवसर, जिसे हम कहते हैं मिनट इन्फिनिट। आइडियाज ऑफ इंडिया के मंच पर समझे इसी मिनट इन्फिनिट को 21 और 22 फरवरी abplive.com पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।